हेलो। हेलो। देखिए, आपका एविडेंस में सेक्शन 13 चल रहा था और सेक्शन 13 को कल काफ़ी कोरिलेट भी किया गया, यानी कि तमाम जगहों से कोरिलेट किया गया था। सेक्शन फिर एक बार 1-2 मिनट 2-3 मिनट दोहरा दिया जाए और तब सेक्शन 13 को आपका बेयर एक्ट तोड़ा जाए। जो सेक्शन 13 में एलेस्टेशन दिया गया है वो भी आपका यूपी एपीओ और जे में आ चुका है, यानी कि यहाँ से जो एलेस्टेशन या उदाहरण दिया गया है वो भी कवर करना है। देखिए, काफ़ी चीज़ें बताई गई जो कोरिलेट करके आपका पहले तो ये पूछा जाता है कि राइट और कस्टम या यूजेज को कहाँ कहाँ एविडेंस में रेलेवेंट बनाया गया है, कहाँ कहाँ सुसंगत बनाया गया है या कहाँ कहाँ उचित बनाया गया है, तो आपका या प्रासंगिक बनाया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 13। फिर आपका सेक्शन 48, फिर सेक्शन 32 का क्लाज 4, फिर सेक्शन 32 का क्लाज 7 हमने बताया था, फिर 49 बताया था, ये भी आ चुका है। फिर 92 का प्रोविजो या परंतुक नंबर 5 हमने बताया। दूसरा मॉडल पूरक धारा पूछी जाती है। 13 की सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन है या प्रोविजन कौन है, तो 48 मारिएगा आपका, या 48 किसका सप्लीमेंट्री है, 13 का। फिर यूपी में पूछा गया कि 48 के तहत कौन सा अधिकार और रूल के बारे में ओपिनियन रेलेवेंट है, तो सामान्य अधिकार रूढ़ के बारे में, जनरल, विशिष्ट नहीं या पारिवारिक नहीं। फिर आपका कल बताया गया था, बट मोबाइल इधर से दे दीजिए, निकाल। अभी कल वाला ही दोहराया जा रहा है थोड़ा। फिर कल आपका बताया गया था कि अगर ये पूछे थोड़ा नया क्वेश्चन कि 13A की पूरक धारा कौन है, तो 13 के क्लास ए की पूरक धारा आप मारेंगे 32 का क्लास 7, नहीं 7 है, हाँ 7 याद रखना है भाई। इसके बाद आइए सेक्शन 13 में कहा क्या गया है। अब बेयर एक्ट से सही रहेगा आपका पढ़ना, और मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आता, प्री में ही आता है। तो सेक्शन 13 निकाल लीजिए और देखा जाए आपका क्या कहा गया है। देखिए क्या बेयर एक्ट कहता है। जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, यानी कि जबकि क्वेश्चन ये हो न्यायालय में, न्यायालय के समझ किसके बारे में क्वेश्चन हो, राइट या यूजेज के बारे में, तब उस राइट या यूजेज को प्रूफ करने के लिए कौन कौन से तथ्य रेलेवेंट होंगे, इनका उल्लेख ही सेक्शन 13 में किया गया है। कौन कौन सी चीज़ें रेलेवेंट होंगी, इसके लिए आपका सेक्शन 13 को दो भागों में बांटा गया है, क्लाज ए और क्लाज बी। ये आपको कवर करना है। अब क्लाज ए में क्या दिया गया है और क्लाज बी में क्या दिया गया है, कभी काल अलग से भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार रखना है। क्लाज ए में उस वह राइट या कस्टम कब क्रिएट हुआ, क्रिएट यानी कि कब उसका जन्म हुआ, यानी कि कब उसकी उत्पत्ति हुई, और उसका पश्चातवर्ती इतिहास, सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, यानी कि क्लाज ए में उस प्रथा या अधिकार की उत्पत्ति और इतिहास जो है उसको दर्शाया गया है, और उस उत्पत्ति और इतिहास का सहारा लेकर उस रूढ़ और अधिकार को साबित किया जा सकता है। लेकिन 13 के क्लाज बी में आपका कुछ व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं। व्यवहारिक उदाहरण मतलब कि कुछ व्यवहार दिए गए हैं,
ट्रांजैक्शन दिए गए हैं और उन ट्रांजैक्शनों को आप पेश करेंगे, उन संव्यवहारों को पेश करके प्रथा और अधिकार को साबित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ टेक्निकल बन सकता है कि जो ट्रांजैक्शन या संव्यवहार हैं, यदि न्यायालय के वह पूर्ववर्ती निर्णय हो उस विषय पर, तो क्या वह 13 के तहत रेलेवेंट होगा कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अंदर जाकर पूछ सकता है। तो आप कहेंगे कि उसी विषय पर न्यायालय द्वारा अगर पूर्ववर्ती या प्रीवियस जजमेंट दिया गया है तो वह जजमेंट भी सेक्शन 13 में ट्रांजैक्शन या संव्यवहार के रूप में रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, लेकिन कंक्लूसिव नहीं होगा, अकाट्य नहीं होगा, निर्विवाद नहीं होगा, यानी कि उस निर्णय को काटा जा सकता है, गलत साबित किया जा सकता है। तो एक लाइन बस याद रखिए, न्यायालय के निर्णय ट्रांजैक्शन माने जाएंगे कि नहीं 13 के तहत, माने जाएंगे। अब दे दे एमपी में दिया है सुसंगत होंगे, निश्चायक होंगे, सुसंगत और निश्चायक दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं, तो बस एक लाइन मारिएगा, रेलेवेंट होंगे। अगर ये दिया रहे सुसंगत होंगे लेकिन निश्चायक नहीं होंगे, ये वाक्य सही है। और ये वाक्य जो मैं बता रहा हूँ ये स्पष्ट रूप से आपका बेयर एक्ट में सेक्शन 42 में लिखा गया, अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, सेक्शन भी हम बता रहे हैं, कौन सा 42, खूब पूछा जाता अंदर जाकर, आपका आगे हम बताएंगे। अगला देखिए, तो आखिर खंड ए में आपका कह सकते हैं कि लिस्ट बनाई गई है और देखिए आपका उत्पत्ति और इतिहास के बारे में क्या क्या बताया गया है। देखिए कोई संव्यवहार, संव्यवहार माने ट्रांजैक्शन, लेन देन, कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृष्ट किया गया था, यानी कि जब वह प्रथा या रूढ़ या अधिकार जब सृजित किया गया, क्रिएट किया गया, तो हम इस बात को एविडेंस में प्रस्तुत कर सकते हैं कि हजूर यहाँ से इसकी क्या होती है शुरुआत। जूरिस्प्रूडेंस में भी वही चैप्टर पढ़ाना है, बताया जाएगा आगे। या दावाकृत किया गया माने क्लेम किया गया, यानी कि कब से इस अधिकार या रूढ़ की लोगों ने मांग की, उसको भी हम साक्ष्य में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत। तीसरा देखिए, उपांतरित किया गया, उपांतरित यानी कि मॉडिफाई किया गया, उसमें कुछ परिवर्तन लाया गया। क्या किया गया, मॉडिफाई मतलब कुछ सुधार लाया गया। या मान्यकृत किया गया, मान्यकृत का मतलब आपका जब से उस रूढ़ को मान्यता प्रदान की गई, हम उसको भी दिखा सकते हैं। या इसके बाद लिखा है प्रख्यात किया गया, प्रख्यात का मतलब हुआ डिमांड करना, डिमांड का मतलब मांग करना, मांग मतलब एसर्ट करना या स्वीकार करना। याद रखिए प्रख्यात मतलब क्या हुआ, डिमांड, यानी कि कब उसे स्वीकार किया गया, जब से उसकी मांग की गई, हम वह इतिहास क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। भाई आपका या प्रत्याख्यात किया गया, दूसरा शब्द है प्रत्याख्यात, इसके विपरीत होगा, प्रत्याख्यात मतलब क्या हुआ, डिनाई, डिनाई मतलब क्या हुआ, इनकार या अस्वीकार, यानी कि जब रूढ़ के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया, उसको भी हम एविडेंस में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत। अगला शब्द देखिए, की गई थी या जो उसके अस्तित्व से यानी कि एग्जिस्टेंस से आपका असंगत थी, इनकंसिस्टेंट थी, यानी कि विपरीत थी। अर्थात वे बातें जो प्रथा या रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व से
विपरीत या असंगत बातें हैं वो भी सेक्शन 13 में क्या है, रेलेवेंट। ये बता दिया जाए, ये जो आपका आया ये कहाँ से प्रथा या रूढ़ उत्पत्ति हुई और उसके बाद का इतिहास बताया गया। अब क्लास बी में, हाँ एक लाइन और जोड़ लेना है भाई, यहाँ से कोरिलेट भी करना है। जब भी इसको पढ़िए तो सेक्शन 32 का क्लास 7 तुरंत पढ़ना है। अगर ये जो पश्चातवर्ती इतिहास और क्रिएट की बात है, अगर यह किसी डीड में माने विलेख में लिखी गई हो या किसी विल में यानी कि वसीयत में लिखी गई हो और वसीयत या डीड लिखने वाला यानी कि विलेख या वसीयत लिखने वाला मर गया हो, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो या न्यायालय की राय में बहुत क्या चला गया है दूर, तो जो वह डीड और विलेख में बातें लिखकर मर गया, गायब हो गया, वे बातें बिना उसके बुलाए ही एविडेंस में प्रथा और रूढ़ तथा अधिकार को साबित करने के लिए साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकेगी। तो सेक्शन 13A का सप्लीमेंट्री प्रोविजन कहाँ है, हो सकता है बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं गया क्योंकि कुछ तो नए क्वेश्चन बनेंगे ही। तो कहाँ दिया गया है, 32 के किस क्लाज में, 7 में। अगला देखिए, जो ये क्लाज बी हम बताएंगे, ये जो क्लाज बी होगा ये आपका बता दिया जाए, ये कुछ व्यवहारिक उदाहरण बताएगा, यानी कि आपका कुछ कह सकते हैं कि स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन बताएगा और उन स्पेसिफिक इलस्ट्रेशनों को या व्यवहारिक जो अनुभव हैं या जो व्यवहार या कंडक्ट में जिसका पालन किया गया हो उसको भी हम एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रथा रूढ़ अधिकार को साबित करने के लिए प्रस्तुत। देखिए क्या क्या है, वे विशिष्ट उदाहरण स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन जिनमें वह अधिकार या रूढ़ दावाकृत किया गया था, तो बताया गया, क्लेम किया गया था, मान्यकृत किया गया था, मान्यता दी गई, प्रयुक्त की गई थी यानी कि प्रयोग किया गया था, यूज की गई थी, या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था यानी कि किसी पूर्ववर्ती माने मामला आया और उसमें अधिकार या रूढ़ का विवाद क्या रहा था, विवादग्रस्त, या प्रख्यात किया गया यानी कि जिस विशिष्ट उदाहरण में इस प्रथा या रूढ़ या अधिकार की क्या की गई हो, मांग की गई हो, या उसका अनुसरण नहीं किया गया था यानी कि आपका प्रथा को फॉलो नहीं किया गया था, ये विशिष्ट उदाहरण हैं और इनको भी एविडेंस में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार आपका अब बेयर एक्ट में जो आपका इलस्ट्रेशन है ये आ चुका है, बेयर एक्ट में जो इलस्ट्रेशन है आ चुका है, गलत न हो, मीन क्षेत्र का है। मीन क्षेत्र माने मछली मारने की एरिया, याद रखें, मीन क्षेत्र मतलब क्या, मछली मारने का क्षेत्र, फिश मारने का क्षेत्र। इस पर हम दो उदाहरण बताएंगे, एक उदाहरण जो बेयर एक्ट का है और एक उदाहरण अपना हम सेट करेंगे और वह कुएं से पानी लेने का उदाहरण हम सेट करेंगे। दो उदाहरण हम बताएंगे। देखिए भाई, आपका प्रश्न यह है कि क्या क का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है, क के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख क के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक रखना, क के पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल पाक्षिक अनुदान विशिष्ट उदाहरण हैं जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, ये सब क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे।
अर्थात ये प्रश्न ये है कि क्या इस मछली मारने के क्षेत्र पर ए का अधिकार है। तो ए दिखाता है कि हजूर देखिए हमारे पिता ने इस क्षेत्र का मार्गेज किया था, मैंने बंधक रखा था, या ग्रांट कुछ लोगों को मछली मारने का अधिकार विलेख द्वारा क्या किया था, प्रदान किया था। या कुछ लोग मछली मारने का क्या किए थे, विरोध किए थे। ये सारी बातें आपका मैंने इस मैंने ये सारी बातें आपका रेलेवेंट होंगी। अब दूसरा उदाहरण हम अपना बना रहे हैं जो पूछा गया एक बार बनाकर, कुएं का उदाहरण याद रखिएगा, जरूर उसको लिख लीजिए अलग से। कुएं का उदाहरण हम अपना बता रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के दरवाजे के सामने कुआं है, यानी कि आपका कुआं है, और दूसरा व्यक्ति पानी लेने गया कुएं से और उस व्यक्ति ने पानी लेने से इनकार कर दिया कि हम पानी नहीं भरने देंगे, और तत्पश्चात दूसरे व्यक्ति ने ऐसे मालिक के खिलाफ मुकदमा किया और कहा कि ये जो कुआं है ये सार्वजनिक है, इनका प्राइवेट नहीं है। और न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया कि यह कुआं क्या है, सार्वजनिक। फिर एक अन्य आदमी कुएं से पानी भरने गया, उसको भी रोक दिया गया, वह भी मुकदमा किया। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि जो पहला मुकदमा हुआ था और जिसमें न्यायालय ने कुएं से लोगों के पानी लेने के अधिकार को सार्वजनिक माना था, व्यक्तिगत कुआं नहीं माना, क्या वह निर्णय दूसरे मामले में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं, रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन कंक्लूसिव नहीं होगा, निश्चायक या अकाट्य नहीं होगा, लेकिन बल तो प्रदान करेगा ही कि एक आदमी जीता है, हम गए हमको भी रोके, तीसरे लोगों को रोक रहे हैं, जबकि ये कुआं न्यायालय द्वारा एक बार क्या घोषित कर दिया गया है, सार्वजनिक। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार कंपटीशन में आया भी है। इस प्रकार सेक्शन 13 भी समाप्त हुआ। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 14 और 15। सेक्शन 14 और 15 से भी निश्चित रूप से आपका प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। निश्चित तौर पे आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बना था, यहाँ तक कि यहाँ से 2 क्वेश्चन लोगों को मिल गया था, लेकिन एक क्वेश्चन तो निश्चित ही किसी कंपटीशन में मिलेगा। अब 14 और 15 की पहले सामान्य बातें देखी जाए और तब बेयर एक्ट हम शुरू करेंगे। आपका देखिए, आपका पहले हम उठाते हैं, फैक्ट को उठाते हैं। देखिए हमने बता रखा है, आपका अच्छे से याद रखना है कि जो फैक्ट होते हैं या तथ्य होते हैं उनकी परिभाषा माने उनको इंटरप्रेट किया गया है, उनको निर्वचित किया गया है एविडेंस के सेक्शन 3 में। और तथ्य को निर्वचित करते हुए 2 क्लाज में बांट दिया गया है, एक फिजिकल फैक्ट यानी कि भौतिक तथ्य, और दूसरा मेंटल फैक्ट यानी कि मानसिक तथ्य। अब यहीं से आपका शुरुआत करना है। फिजिकल फैक्ट जो होते हैं उनको वे इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होते हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर भौतिक कोई तथ्य है तो हम उसको आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, या त्वचा से हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श। ये फिजिकल फैक्ट हैं। इनको कैसे न्यायालय में प्रूफ किया जाता है, डायरेक्ट एविडेंस द्वारा, प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा, या परिस्थिति जन साक्ष्य द्वारा भी दोनों यूज किया जाता है।
लेकिन दूसरा जो फैक्ट होता है, मेंटल फैक्ट होता है, ये इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं होता, यानी कि ये व्यक्ति के मन या हृदय में निवास करते हैं। इसे न तो देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है इत्यादि। अतः ऐसे मेंटल फैक्ट को प्रूफ करने के लिए स्पेशल जो नियम दिए गए हैं वह सेक्शन 14 और 15 में दिए गए हैं। और इन मेंटल फैक्टों को व्यक्ति के कंडक्ट द्वारा साबित किया जाता है, यानी कि व्यक्ति के आचरण, हाव भाव, चाल चलन के आधार पर एक प्रिजम्पशन किया जाता है, एक कल्पना की जाती है, एक अनुमान लगाया जाता है। देखा नहीं जा सकता, बस एक अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर मेंटल फैक्ट को आपका कहाँ कहाँ रेलेवेंट मुख्य रूप से बनाया गया है, तो आपका 2 सेक्शन याद रखिएगा, कौन कौन एविडेंस का, 14 और 15। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि आखिर 14 और 15 में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि 14 में एक जनरल रूल है, जबकि उसका स्पेसिफिक नियम या विशिष्ट उदाहरण सेक्शन 15 में दिया गया। हो सकता है पूछ ले। अतः सेक्शन 15 सेक्शन 14 की ही पूरक है। दोनों में दोनों में मेंटल फैक्ट को ही रेलेवेंट बनाया गया है। जहां तक सेक्शन 14 की बात है, आइए अभी मेंटल फैक्ट खत्म कर दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। जहां तक मानसिक तथ्य की बात है, मानसिक तथ्य आपका ये जो सेक्शन 14 और 15 है, ये सिविल मामलों में भी अप्लाई करेगी और क्रिमिनल में भी। यानी कि ये दोनों धाराएं सिविल और आपराधिक में समान रूप से, इक्वल रूप से लागू होगी। लेकिन ये सही बात है कि जो मानसिक तत्व होते हैं वह अपराध में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और सिविल मामलों में क्या होते हैं, कम। तो पहले हम क्रिमिनल मामला देखें, तब सिविल मामला देखेंगे। आपराधिक मामलों में मेंटल फैक्ट महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि मैक्सिम भी हैं, एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंसिट्रिया, मात्र कार्य किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस व्यक्ति का इरादा, इंटेंशन, आशय उस कार्य को करने का न हो। यानी कि जब तक कि उसकी मानसिक इच्छा उस कार्य को करने की न हो, मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता। अभी झारखंड एपीओ में भी पूछा गया था, और पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अपराध के लिए क्या आवश्यक है। पहला दिया था एक्टस रिया, यानी कि आपराधिक कार्य। दूसरा दिया था मेंस रिया, आपराधिक आशय। तीसरा दिया था दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो केवल कार्य ही नहीं, कार्य करने का क्या होना चाहिए, आशय। अतः आशय काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर व्यक्ति का आशय अपराध करने का नहीं था तो व्यक्ति को सामान्यतः बचाव दे दिया जाता है, और इंटेंशन का न होने पर बचाव जो दिया गया है आईपीसी की धारा 76 से लेकर 95 तक, ये जो सेक्शन है इतना, ये जनरल एक्सेप्शन जो है, सामान्य बचाव जो है आपका, ये इसका बेस ही ये है कि एक्टस रिया है लेकिन किसका अभाव होता है, मेंस रिया। ये क्रिमिनल मामलों में आशय बताया गया। अब ये क्रिमिनल मामलों में आशय को कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसके लिए साक्ष्य के स्पेशल नियम 2 सेक्शन में दिए गए हैं। कौन कौन, 14 और 15, ये याद रखना है। सिविल मामलों में आ जाइए। सिविल मामलों में ज़्यादातर मामलों में आशय महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन कुछ सिविल मामलों में आशय महत्वपूर्ण होता है।
जैसे कि उदाहरण के रूप में उपेक्षा के मामले में, नॉलेज के मामले में, फ्रॉड के मामले में इत्यादि। एक उदाहरण देखा जाए सिविल मामलों का, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, एक दिन खूब मैं कुत्ते पर बताया भी था। ढोर में कुत्ता, पुलिस एक्ट उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के तहत ढोर या एनिमल या मवेशी में कुत्ता शामिल नहीं था। अभी 2-4 दिन पहले ही कुत्ते पर ज़्यादा चर्चा की गई थी। लेकिन हमें ये देखना है, यहाँ जो हमें देखना है, एक हमें सिविल मामला देखना है और जिसमें मेंटल फैक्ट देखना है। ध्यान से देखिए, ए के पास मान लीजिए यह कुत्ता है, कुत्ता नंबर 1। ये कुत्ता नंबर 1 जो है बी को काटा, बी ने भी एक से शिकायत की। फिर यही कुत्ता किसको काट दिया, सी को, सी भी ए से शिकायत किया। और फिर यही कुत्ता किसको काट दिया, डी को, और डी ए के खिलाफ मुकदमा कर दिया है कि कुत्ता काटने के एवज में हमें क्या दिया जाए, मुआवजा। अब क्या डी इस बात को साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं कि हजूर एक कुत्ते के प्रति नेग्लिजेंस बरता है, उपेक्षावान था, क्योंकि बी और सी के शिकायत के बावजूद भी कुत्ते की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं किया, तो सुसंगत होगा। और इससे ये साबित किया जाएगा कि ये कुत्ते के प्रति क्या थे, उपेक्षावान। आगे बताया जाएगा आपका। और अगला देखिए भाई, आपका 14 और 15 में आगे बढ़ा जाए। 15 में एक केस इस समय पूछा जा रहा है, ब्राइड इन बाथ, यानी कि ब्राइड इन बाथ का जो सिद्धांत है वह इस समय वर्तमान में इंटरव्यू में भी आ रहा है। बताया जाएगा डिटेल में। ब्राइड इन बाथ यानी कि टब में दुल्हन, टब में दुल्हन, जैसे समाज में भी कहा जाता है जाकर चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाओ, तो चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाओ। तो आजकल लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं, स्विमिंग आपका कह सकते हैं टब बना रहे हैं, और उसी में घरों में स्नान करते हैं। ये बात भी सही है कि चुल्लू भर पानी में भी लोग क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण आपका श्रीदेवी जी हैं, जहाँ की टब में स्नान करते समय ही क्या हुई, स्वर्ग सिधार गई। तो आपका टब में दुल्हन, तो देखिए इस केस में हुआ क्या था, ये 15 पर आया था। एक पुरुष था, वह विवाह करता था और अपनी पत्नियों को मारकर वहीं पानी के टब में डाल देता था, और ये दिखाता था कि ये तो नहाते समय चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या हुई, मर गई। पहली में बच गया, दूसरे भी घटना ऐसी हो गई। यानी कि अगर एक ही घटना, एक ही प्रकार की एक ही घटना लगातार हो रही है, तो वे पूर्ववर्ती घटनाएं सेक्शन 15 में क्या होंगी, रेलेवेंट। तो इसको भी केस सहित आपका बताया जाएगा। फिर बैक होइए, 15 से पहले भाई 14 है, 14 में फिर बैक हो जाइए। जहाँ तक सेक्शन 14 की बात है, सबसे मैंने आपका ज़्यादा मैंने आपका 16 एलस्टेशन दिए गए हैं। यानी कि धारा 14 में कुल कितने उदाहरण हैं, 16, और कम से कम 10 तो पढ़ने ही पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। और अगर 10 आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 5 से 6 उदाहरण तो रट्टा मार कर जाइएगा। कंपटीशन में हमेशा वही पूछा जाता है, रट्टा मारना है, बताएंगे हम, थोड़ा समय लगेगा 14 पर। अब 16 दृष्टांत और कहाँ कहाँ है, आजकल कोरिलेशन का ज़माना चल रहा है, तो कोरिलेट करके अगर पूछ ले कि भाई 16 दृष्टांत और कहीं है 16 एलस्टेशन, तो आप आईपीसी बताइएगा। आईपीसी का सेक्शन 378 जो थेफ्ट की परिभाषा है, चोरी की परिभाषा है, उसमें 16 दृष्टांत दिए गए हैं,
जिसमें 10 दृष्टांत में चोरी के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 6 में चोरी के तत्व नहीं पाए जाते। तो सेक्शन 14 को जोड़ लीजिएगा। कहाँ से हम जोड़ेंगे? तो याद रखिएगा सेक्शन 378 आईपीसी। क्या समानता है? प्रावधानों में समानता नहीं, लेकिन एक समानता जरूर है कि दोनों में एलिस्टेशन क्या है? बराबर। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है। अगला देखिए आपका, जहां तक सेक्शन 14 की बात है, सेक्शन 14 में 3 चीजों को, मेंटल फैक्ट को याद रखिए, रेलेवेंट बनाया गया है। पहला स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मन की दशा, दूसरा बॉडी स्टेट ऑफ बॉडी शरीर की दशा, और तीसरा शारीरिक संवेदना यानी कि बॉडीली फीलिंग। आपका फीलिंग का मतलब होता है आपका अनुभव, महसूस करना, यानी कि कैसा महसूस कर रहा था, अंदर अंदर प्रसन्न था कि उदास था। तो चेहरा देखकर क्या होता है, जैसे कि कई लोग भाई आज भी एक दो लोग कह दिए कि सर का चेहरा देखकर लग रहा है कि एक दो दिन से सर की तबीयत पूरी तरह सही नहीं है, तो चेहरा बयान कर देता है कि कैसी तबीयत होगी। तो ये बॉडीली फीलिंग है, यानी कि आपका बताया जाएगा, उदाहरण 7-8 ऐसा नहीं है। एक एक आपका 2-3 बातें और सामान्य बताई जाए और तब बैरेक शुरू करेंगे हम, क्योंकि आपका लंबा चलेगा ये। सामान्य 2-3 बातें ये पूछी जाती हैं कि जो स्टेट ऑफ माइंड है, मन की दशा, ये अभी हमने बताया कि मेंटल फैक्ट है, इसे देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी क्रिमिनल मामले में तो अति महत्वपूर्ण है। अब जो बहुत अच्छा प्री में क्वेश्चन बना है कि सेक्शन 14 में मन की दशा में कौन रेलेवेंट नहीं है, तो आपका जो मोटिव या हेतु था वह चूंकि सेक्शन 8 में हमने रेलेवेंट बनाया था, और हेतु या रीजन या कारण को सेक्शन 7 में। अतः आपका 4 ऑप्शन अगर दे और उसमें एक ऑप्शन हेतु या हेतुक रहे, तो वह सेक्शन 14 में मन की दशा के रूप में रेलेवेंट नहीं है। ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अगला देखिए नियम, सामान्य नियम अभी चल रहा है। सेक्शन 14 में 2 एक्सप्लेशन है, काफी महत्वपूर्ण है दोनों, निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट एक एक्सप्लेशन, जो पहला स्पष्टीकरण हम बताएंगे वह मन की दशा के एरिया को, क्षेत्र को नैरो करता है, लिमिट में रखता है, सीमित करता है। यानी कि मन की दशा के क्षेत्र को सीमित करने का कार्य कौन सा एक्सप्लेशन करेगा? 1। इसमें कैसे मन की दशा को सीमित करता है ये देखिए। मन की दशा को इसलिए यह सीमित करता है क्योंकि स्पष्ट बता देता है कि जो मन की दशा होनी चाहिए वह स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल नहीं। अब एक उदाहरण हम देखते हैं जनरल और एक उदाहरण स्पेसिफिक। कुत्ता पर ही देखा जाए क्योंकि अभी कुत्ते का उदाहरण बताया गया। फिर देखिए, एक के पास 10 कुत्ते हैं और 200 कुत्ते लोगों को काटते हैं, तो इसका मतलब ये सामान्य मन की दशा है कि विशिष्ट? तो ये विशिष्ट नहीं है बल्कि क्या है? सामान्य। और सेक्शन 14 के तहत यह रेलेवेंट नहीं होगा, यह सुसंगत नहीं होगा कि इसके तो 10 कुत्ते क्या होते हैं, काटते हैं। तो मन की दशा को यह एक्सप्लेशन क्या कर दिया? सीमित। लेकिन कुत्ता नंबर 1 यानी कि पहला कुत्ता बी को काटा, फिर यही कुत्ता किसको काटा? सी को,
और यही कुत्ता किसको काटा, डी को, तो ये सामान्य नहीं है बल्कि क्या है, स्पेसिफिक, वही कुत्ता काट रहा है। तो ये रेलेवेंट होगा कि पहले भी दो लोगों को ये कुत्ता क्या हो चुका है, काट चुका है। तो बताइए मन की सामान्य दशा रेलेवेंट है कि विशिष्ट, सामान्य न मार दीजिएगा। ऐसे ही आपका गोली चलाता है उस पर भी उदाहरण आएगा, ऐसे ही वाहन देता है किराए पर उस पर भी तमाम चीज़ें आएंगी, आगे बताया जाएगा क्योंकि 16 इलस्ट्रेशन भी हैं, कम से कम 10 तो बताना ही पड़ेगा। अगला ये, जहाँ तक एक्सप्लेशन नंबर 2 की बात है, एक्सप्लेशन नंबर 2 से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं। आपका प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि इसको प्रायर कन्विक्ट कहते हैं। प्रायर कन्विक्ट का मतलब हुआ पूर्व दोष सिद्धि। अब एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा यहाँ से, और आप कितना पकड़ रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा भाई। एक क्वेश्चन आता है पूर्व दोष सिद्धि, यानी कि पहले किसी मामले में यह व्यक्ति सजा पाया है, यह सेक्शन 14 के एक्सप्लेशन नंबर 2 के तहत मन की अच्छी दशा नहीं, कैसी दशा, बुरी, मन की बुरी दशा के रूप में रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। तो पूर्व दोष सिद्धि कहाँ कहाँ सुसंगत है, सेक्शन 14 की सामान्य बातों में ही लिख लेना चाहिए। देखिए आपका भाई एक क्वेश्चन आएगा, इसको हम बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। साक्ष्य अधिनियम में प्रायर कन्विक्ट या प्रीवियस कन्विक्शन या पूर्व दोष सिद्धि कहाँ कहाँ रेलेवेंट है, पहले एविडेंस में एकत्र कर लीजिए, और मैं एकत्र करवा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। पहला आप दिखाइएगा सेक्शन 14 का एक्सप्लेशन नंबर 2। अब किस रूप में ये भी दिखाना पड़ेगा, तो किस रूप में यहाँ रेलेवेंट है, स्टेट ऑफ माइंड के रूप में। फिर दे सकता है कि अच्छी दशा की बुरी दशा, तो किस दशा में, बुरी, मन की दशा। दूसरा आपका देखना है सेक्शन 40, सेक्शन 40 में रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय के रूप में, याद रखें किस रूप में, रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय के रूप में पूर्व दोष सिद्धि क्या है, रेलेवेंट, पूर्ववर्ती निर्णय दिखाया जा सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन आपका 54 का एक्सप्लेशन नंबर 2, अच्छे से याद रखिए इसको भी। सेक्शन 54 का एक्सप्लेशन नंबर 2 आता है, और इसमें ये बताया गया है कि बैड करेक्टर यानी कि बुरा सील के रूप में पूर्व दोष सिद्धि रेलेवेंट होगी। किस रूप में, बुरे सील। देखिए फिर एक बार, मन की बुरी दशा पकड़े रहिए, तो कौन सी धारा 14 का एक्सप्लेशन कौन, 2, प्रेस जुडिकेटा के रूप में पूर्व दोष सिद्धि तो क्या मारेंगे, 40, और बैड करेक्टर के रूप में आ जाए तो 54 का कौन सा एक्सप्लेशन, 2। एक बार देखिए, सही है। देखिए आगे इसके बाद आपका एक सेक्शन और इस समय पूछा जा रहा है, सेक्शन 153 का एक्सेप्शन नंबर 1, यानी कि आपका चौथा हो गया धारा 153 का एक्सेप्शन या अपवाद नंबर आपका फर्स्ट। याद रखिए अपवाद नंबर फर्स्ट में प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट होगा। कैसे, तो उत्तर का खंडन करने के लिए
अर्थात आंसर को आपका तोड़ने या काटने या कंट्राडिक्शन या विरोध के लिए। देखिए कैसे उत्तर को काटा जाएगा। एक उदाहरण, एक विटनेस या गवाह न्यायालय में आता है और वकील साहब प्रश्न पूछते हैं, गवाह जवाब दे देता है, तो उस जवाब को काटने के लिए वकील साहब या पक्षकार द्वारा अब कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये जनरल रूल है। लेकिन अगर वह गवाह पहले से दोष सिद्ध हुआ हो और कह रहा हो कि हम तो माने साफ सुथरे हैं, तो मान लीजिए एक उदाहरण देखिए, वकील साहब ने गवाह से पूछा कि क्या तुम किसी चोरी के मामले में इसके पहले सजा पाए हो, और गवाह कहा कि हम नहीं पाए, तो वकील साहब तुरंत उसका जो पहले का दोष सिद्धि का निर्णय है पेश कर देंगे। उसके उत्तर का क्या करने के लिए, खंडन। क्या हजूर ये क्या बोल रहा है, झूठ। देखिए सजा पाया है और कह रहा है कि हम सजा नहीं पाए हैं, अतः इस पर ज़्यादा बिलीव या विश्वास न किया जाए। तो आपका फिर आपका एविडेंस के बाद को रिलेट कर लीजिए सीआरपीसी। भाई लिख लीजिए इसको, मैंने सामान्य बातें समाप्त कर दी जाए, तब आपका अगले टर्न से सेक्शन 14 बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा। आखिर सीआरपीसी में प्रायर कन्विक्शन को कहाँ कहाँ रेलेवेंट बनाया गया है, तो आपका जवाब रहेगा चार्ज लगाइए तो 211 का क्लाज 7 यानी कि सीआरपीसी की धारा 211 का कौन सा खंड 7। इसके बाद आपका कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल में सेक्शन 236 सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में पूर्व दोष सिद्धि रेलेवेंट होगी। ये उत्तराखंड जे में आ चुका है किस सेक्शन के तहत, 236। इसके बाद पूर्व दोष मुक्ति या दोष सिद्धि को कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसके लिए एक अलग धारा बनी है साक्ष्य का नियम, और वह कौन है, 298। ये भी कई बार आ चुका है, एमपी में भी आया है क्वेश्चन। आपका उत्तराखंड तो बार बार ये पूछ रहा है कि पूर्व दोष मुक्ति या दोष सिद्धि को साबित करने के लिए विशेष प्रावधान सीआरपीसी में कहाँ है, तो कहाँ मारेंगे, 298। पूर्व दोष सिद्धि है तो पते की सूचना दे, तो आपका 256 यानी कि प्रायर कन्विक्ट हैं तो अपना पता बताए कि कहाँ रह रहा है, ये भी पूछा जाता है किस सेक्शन में सीआरपीसी के, तो आपका जवाब रहेगा सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है, तो 256। और प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट अभी झारखंड में भी पूछा गया था। प्रायर कन्विक्ट यानी कि पूर्व दोष सिद्धि, प्रायर एक्विट यानी कि पूर्व दोष मुक्ति का सिद्धांत सीआरपीसी में कहाँ समाहित है, तो वह धारा तो जरूर याद रखिएगा, क्लाज वाइज झारखंड में पूछा गया था, तो किस क्लाज में है, सेक्शन 300 का किस में, 1 में। इस प्रकार आपका सीआरपीसी भी सामान्यतः समाप्त हो गई। अब आपका आना है आपका संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत कहाँ है, तो आर्टिकल 20 के क्लाज 2 संविधान में लिख लीजिए। संविधान में अनुच्छेद 20 के सब आर्टिकल या क्लाज 2 में पूर्व दोष सिद्धि रेलेवेंट होगी, वहाँ दिया गया है। अब बचा आईपीसी। अभी झारखंड एपीओ में आईपीसी का ये क्वेश्चन बना था, इसीलिए हम कहते हैं कि कोरिलेशन में दम होता है, और यही क्वेश्चन आम लोगों से आपको 2-4 नंबर आगे बढ़ाएंगे। और आपका आईपीसी में अभी पूछा भी गया था झारखंड एपीओ में
कि आईपीसी में पूर्व दो सिद्धि कहाँ दी गई हैं, तो आईपीसी का सेक्शन 75 लिख लीजिए। आईपीसी के सेक्शन 75 में 75 में पूर्व दो सिद्धि दी गई हैं। आईपीसी में और जगहों पर भी दी गई हैं, ये नहीं कि एक ही जगह है। पूर्व दो सिद्धि दंड की मात्रा या पनिशमेंट की मात्रा क्या करेगी, बढ़ा देगी। आपका रेप के भी मामले में है, आपका अश्लीलता के भी मामले में है। अब उतना डिटेल में बताना संभव भी नहीं है, लेकिन एक दो उदाहरण जरूर बताए जाएंगे, और वह दो उदाहरण मैं लास्ट में बता रहा हूँ। एक आपका 303 का और दूसरा आईपीसी का सेक्शन 307। 303 आपका चूंकि इस समय अवैध हो गई हैं, तो आपका अगला सेक्शन 307 बता दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और उस दौरान वह अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, हत्या का प्रयास करता है, तो अब उसे अधिकतम जो सजा दी जा सकती है, दी जाएगी नहीं, यही आपका उत्तराखंड पूछा था, एक शब्द पर क्वेश्चन बनाया था, दी जाएगी दी जा सकेगी। तो दी जा सकेगी मतलब कि या तो न्यायालय मृत्यु दंड दे या आजीवन कारावास मृत्यु दंड देने के लिए बाध्य नहीं। तो कौन सी अब सजा दे सकता है अधिकतम न्यायालय, मृत्यु दंड। अब कहते हैं लोग कि भाई ये भी तो अवैध है, अवैध क्यों है भाई, न्यायालय को विवेकाधिकार है। 303 में बाध्यता न्यायालय दी जाएगी, बाध्यता दी जा सकेगी मतलब क्या, विवेकाधिकार। तो जहाँ विवेकाधिकार होगा वहाँ ठीक रहेगा, और जहाँ मैंडेटरी रहेगा वहाँ दिक्कत होगी। तो इस प्रकार सामान्य बातें 14 और 15 की कुछ बताई गई। निश्चित रूप से इन सामान्य बातों से कंपटीशन और इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अभी आपका जूरिस्प्रूडेंस 10 मिनट बाद चलेगा, और आपका अगले लेक्चर में सेक्शन 14 को शब्द से हम देखेंगे। एक एक शब्दों को तोड़ना है, उसमें क्लू निकालना है और कोरिलेट करते हुए। धन्यवाद।